वेलकम टू मराबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। मानव समाचार में आपका स्वागत है। इस्तेकबाल है। संबंधी इलेक्शन 2024 में आज हमारे बीच मौजूद है जावेद अनवर साहब, जिन्हें लगभग 40 साल का सियासी तजुर्बा रहा है। आज हम इसे जानने की कोशिश करेंगे शहरी हालात के इलेक्शन को और महाराष्ट्र लेवल के हो रहे विधानसभा इलेक्शन के ऊपर। तो आज हम जावेद अनवर साहब, सबसे पहले हम आपका मानव समाचार में स्वागत है, इस्तेकबाल करते हैं हम आपका। शुक्रिया। मालेगांव शहर में जो सियासत हो रही है, जिस मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है, ना ही कोई तामीरी मुद्दा है, ना ही कोई जहनी मुद्दा है, सिर्फ अच्छाई और बुराई की बुनियाद पर हो रहा है इलेक्शन। तो आपको क्या लगता है, इस बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना चाहिए? अच्छाई और बुराई की जहाँ तक बात है तो यकीनन अच्छाई और बुराई की बुनियाद पर इलेक्शन होना चाहिए और अच्छे आदमी को चुन करके देना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि अच्छाई और बुराई का क्राइटेरिया क्या है, हमारा थर्मामीटर क्या है? तो हर जगह पर अच्छाई और बुराई नापने का अलग अलग थर्मामीटर हो सकता है। अगर हम दीन की बुनियाद पर, मजहबी बुनियाद पर किसी की अच्छाई देखना चाहेंगे तो ये देखना पड़ेगा कि वो 5 वक्ता नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है कि नहीं, बाजमात पढ़ता है कि नहीं, रोजे रखता है कि नहीं, दीन की तबलीग करता है कि नहीं, ये सब देखेंगे। लेकिन अगर कारोबारी तौर पर देखा जाएगा तो ये समझा जाएगा कि वो कारोबारी लेन देन में कैसे, एक आदमी 5 वक्त का नमाजी है लेकिन वो पैसा ले लेता है, वक्त भर चुकाता नहीं है, तारीख पे तारीख बढ़ते रहता है, हम उसको वहाँ कारोबार के हिसाब से उसको अच्छा नहीं बोल पाएंगे। नमाज के हिसाब से, दीनदारी के हिसाब से अच्छा बोलेंगे, लेकिन कारोबार के हिसाब से अच्छा नहीं बोल पाएंगे। इसी तरीके से सियासत में भी अच्छाई और बुराई की जब बात आएगी, जब इलेक्शन में वोट देना है तो हम ये देखेंगे कि हम जिस मकसद के लिए वोट दे रहे हैं, हम जिस काम की जिम्मेदारी उन पर डाल रहे हैं, उस जिम्मेदारी को वो कितनी हद तक के पूरा कर रहे हैं। जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी कर सके, जिस ऐवान में हम नुमाइंदगी के लिए भेजे वो हमारी नुमाइंदगी कर सके, उस ऐवान को समझ करके हमारी बातों को वहां पर रख सके और हमारे मसाइल को हल करवा सके, वहां पर अच्छाई और बुराई हम देखेंगे। तो इसलिए अच्छाई को वहां देखना है। सवाल ये कि अच्छाई और बुराई पर इलेक्शन होना चाहिए, मगर ये इलेक्शन है तो इलेक्शन ही जो थर्मामीटर है उसके हिसाब से अच्छाई और बुराई नापना चाहिए, ये मेरा बोलना है। जावेद साहब, जैसे कि अभी आपने बात कही, जिस ऐवान में हम भेजना चाह रहे हैं नुमाइंदों को, तो असम्बली ऐवान में ऐसा होता क्या है? असम्बली में उम्मीदवार को क्यों भेजा जाता है? देखिए, मुल्क का निजाम चलता है पार्लियामेंट से। एक मुल्क होता है, एक मुल्क एक कानून से, एक संविधान से चलता है। उस कानून को और उस संविधान के हिसाब में उसमें अगर वक्तन वक्तन लोगों की क्या जरूरियात है, लोगों के क्या मसाइल है, हालात बदलते रहते हैं तो जरूरत भी बदलते रहती है। उसके हिसाब से लोग अपने, जब कोई नया मसला पैदा हुआ तो लोगों को जिनको तकलीफ है उनकी बात जा करके ऐवान में रखे और वो ऐवान में उस पर बहस होकर के उसके लिए अब क्या कानून में तब्दीली आनी है वो वहां पर कानून बनता है। ये पार्लियामेंट मुल्क की सतह पर होता है, लेकिन रियासती सतह पर कानून साज असेंबली, उसका नाम ही वही है। असेंबली मतलब कानून साज, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब कानून साज असेंबली। विधानसभा, विधान विधि का मतलब होता है कानून, विधानसभा जहाँ कानून बनता है। तो हमारा जो नुमाइंदा जाएगा वो वहां जाकर के हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उस पर बात रखेगा, अभी तमाम लोगों की राय से वहां कानून बनेगा। तो कानून अच्छा बनना चाहिए, लोगों के मुफाद का बनना चाहिए और उस कानून पर अगली स्टेप आती है इम्प्लीमेंटेशन की, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन की। यानी जब कानून बन गया तो उस पर अमल होना चाहिए। अगर अमल बजावरी बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है उस पर निगरानी करना भी, ये भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर का काम है, क्योंकि वहाँ क्या कानून बना, किस पैराए में बना, ये वही जानता है। तो उसको अमली तौर पर वो बराबर चल रहा है कि ये देखना उसकी जिम्मेदारी है। मतलब अगर आपकी बात हम यहाँ कंसीडर करें तो आप ये बताना चाह रहे हो कि कानून बनाने की जिम्मेदारी विधानसभा की होती है एक रियासत को चलाने के लिए। तो क्या हमारे शहर में डेवलपमेंट का काम भी उसी असेंबली का होता है या कॉरपोरेशन का होता है? देखिए, डेवलपमेंट का काम गवर्नमेंट का है और कारपोरेशन को लोकल सिर्फ गवर्नमेंट बोला जाता है। ये मुकामी खुद मुख्तार हुकूमत, लेकिन इस हुकूमत को मातहत जो है वो कब असेंबली की है। तो वहां बैठ करके अगर कारपोरेशन का काम है डेवलपमेंट करने का, सारे तरक्याती काम करने का कारपोरेशन को इख्तियार है और कारपोरेशन की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा टैक्स बराह रास्त तौर पर कारपोरेशन में था। घरपट्टी, नलपट्टी और जो किराए के नाम पर था अभी उसको जीएसटी कर दिए, पहले वेट हुआ फिर जीएसटी हुआ। तो ये जो टैक्स हमारा है, यानी अगर हम 1 रुपए की माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो उसमें भी हमारा टैक्स का पैसा वहां पर कारपोरेशन में जाता है। तो ये ना समझे कि बड़े बड़े कारखाने सरमाएदार टैक्स भरते हैं। हमारा बच्चा जो पेपरमिंट की गोली या बिस्किट खरीदता है ना, उसमें भी टैक्स जो तो गवर्नमेंट कारपोरेशन में जाता है। तो हमारे पैसों से कारपोरेशन हमारे लिए सहूलियात मुहैया करें, ये काम जो है तो ये कारपोरेशन की जिम्मेदारी है। और लेकिन कारपोरेशन को एक कानून के दायरे में रहते हुए करना है, वो कानून का असेंबली से बन जाता है, उसकी निगरानी है। अगर वो उसको जिम्मेदारी अगर पूरी नहीं कर रही है तो हम
असेंबली में बैठ करके उसके बारे में आवाज उठा करके उनके खिलाफ हम कार्रवाई करवा सकते हैं। तो अगर कारपोरेशन का काम है, जिम्मेदारी है, लेकिन वो कारपोरेशन नहीं कर रही है, तो असेंबली का नुमाइंदा उससे बड़ी जिम्मा नहीं हो सकता ये बोल करके कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जावेद साहब, जैसे कि आप बता रहे हो कि असेंबली के नुमाइंदे की भी एक जिम्मेदारी होती है कारपोरेशन से काम करवाने की, जबकि हमने अभी जितने भी जलसे हुए हैं शहर में, अभी इलेक्शन के जितने भी उससे लगे रैली हुई है, तो सभी नुमाइंदे कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन में अपनी नुमाइंदगी कर चुके हैं या कर रहे हैं। ऐसे नुमाइंदे थे और आज वही लोग उसके मुखालफत कर रहे हैं कि कॉरपोरेशन का काम था, काम नहीं किया गया है, इतने सारा बजट होने के बाद। तो आप इसमें किसको दोषी मानेंगे? नहीं, मैं तो सभी को दोषी मानता हूँ। जो कारपोरेशन में हमारे कारपोरेटर चुन करके गए वो भी, उन कारपोरेटरों ने जिनको मेयर बनाया, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया वो भी, और जो उनकी जिन पार्टियों से वो चुन के गए उन पार्टी के सरबराह भी, और यहाँ के असेंबली के नुमाइंदे भी, जिनके पास कानूनी इख्तियार था कि वो असेंबली में जाकर के वहाँ बात करके इनके ऊपर कुछ लगाम सकते, सब जिम्मेदार है। तो एक उसके अंदर तना जिम्मेदार नहीं है। हमने जैसे कि ये भी देखा है कि मालेगांव में होता ही है कि जो काम गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है, जो काम के लिए असेंबली में ऐलान हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ पार्टियां उस काम को अपने जिम्मे लेके ऐलान करती है। तो और उसके बाद जो सियासत लड़ी जाती है, जो मतलब इलेक्शन होता है, इलेक्शनी मैनिफेस्टो या फिर इलेक्शनी मुद्दों पे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये अकरबा पर या फिर जातियात और इसके ऊपर इलेक्शन लड़ा जाता है, तामीर, और इसके ऊपर से इसको किनारे करके आज जातियात पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है, गुंडागर्दी पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। देखिए, आज हमारे शहर का हालात ये हैं, अभी आप घर से निकल कर के आए, जैसे ही आपने घर के बाहर कदम रखा होगा आपके दरवाजे पर एक गटर होगी, आपने देखा होगा वहां गटर का पानी जमा हुआ, गटरें भरी हुई है, क्योंकि पानी की निकासी नहीं हो रही है। कहीं उल्टी ढलान की है, कहीं पर कचरा फंसा हुआ है, हमारे गटरों का पानी बहने का सही इंतजाम नहीं है। इंजीनियर, काबिल इंजीनियर कारपोरेशन को मुहैया नहीं कराए गए जो सही लाइन आउट देते, और अगर कहीं इंजीनियर अपनी काबिलियत से कोई लाइन आउट देने की कोशिश किया तो हमारे नुमाइंदों ने, जो कारपोरेशन का कारपोरेटर है, जो हमारे वार्ड का हारा हुआ उम्मीदवार भी है, अपने आप को बड़ा काबिल और उसकाहिल मानता है, या हमारे सोशल वर्कर है, या हमारे लीडरान है, इन्होंने कभी उस पर तवज्जो नहीं दी कि उल्टी सिमत की गटरें वो मुदाखलत किए, तो इंजीनियरों को अपने ढंग से काम नहीं करने दिए। आज गटरें भरी हुई है, कचरा उसमें फंसा हुआ है, कचरा उठाने के लिए कर्मचारी की भर्ती होना चाहिए, इस शहर के लोगों को रोजगार मिलता, मगर वो भर्ती न करते हुए कंपनी को ठेका दिया गया। 8 करोड़ का ठेका था 24 करोड़ में दे दिया गया। तो इसमें सबकी पार्टनरशिप है। कचरे, उसके बाद भी सड़कों, गली में, चौक चौराहों पर कचरे है, रोड रास्ते बराबर नहीं है, इन सब, उसके बाद तालीम का निज़ाम नहीं है, उसके बाद दवाखानों का निज़ाम नहीं है, उसके बाद में हमारे लिए कोई तफरीगाह का इंतजाम नहीं है, हमारे जो रोजगार करने की जगह है वहाँ पर हिफाज़त सेहत का कोई इंतजाम नहीं है। ये कोई इंतजाम, बुनियादी सहूलियात है जो फंडामेंटल राइट है, तो आज उन मुद्दे पे तो इलेक्शन वो लड़ा नहीं जा रहा उस मुद्दे पर बात ही नहीं की जा रही है। और उन मुद्दों पर हम बात न करें, उन मुद्दों पर से हमारा जहन भटकाने के लिए एक दूसरे पर इल्जाम तराशी, एक दूसरे पर तोहमत लगाना, वो बुरा, ये उससे मिला, वो उसके हाथ में, वो उसके हाथों बिक गया, वो इसने खरीद लिया, उसको बेच डाला, ये सारी बातें करके दूसरे मामला में हमको उलझाया जा रहा है और असल मुद्दों से आवाम के जहन हटाया जा रहा है। तो यहाँ पे आवाम का क्या रोल होना चाहिए? आवाम का रोल ये होना चाहिए कि आवाम में ये जो लोग हैं, जो गली मोहल्लों में झंडा लेकर के, बिल्ला लगा करके उनसे पूछें कि तुझे समझता क्या है, वह किसी उम्मीदवार की हिमायत कर रहा है, चंद रुपयों के ये वर्कर आज खरीदी बिक्री। पहले के जो इलेक्शन हुआ करते थे, पहले इलेक्शन में सियासी पार्टियों के जो वर्कर रहते थे वो वाकई में सोशल वर्कर, समाजी काम काज करने वाले रहते थे, वो समाजी खिदमतगार होते थे। वो दिन में घर से निकलते थे, अपने रोजी रोटी करने के बाद जब आते थे तो सोचते थे कि मैं किसी की कोई मदद कर दिया तो अल्लाह उसकी नेकी मेरे हिस्से में लिखेगा। और आज के जो सियासी लोग हैं, आज तो कोई सोशल वर्कर बचा ही नहीं है। आज के जो वर्कर है पार्टी के, ये तो पैसे वाले हैं, ये तय कर लेते हैं कि हमको कितना मिलेगा और वो झंडा बिल्ला लगा लेते हैं। किसी दूसरी नहीं उनकी मुराद पूरी हुई तो किसी और की हिमायत। आज ये वर्कर, नौजवान वर्कर और जो पुराने वर्कर, यहाँ तक कि सियासी, समाजी तंजीमें, मजहबी तंजीमें भी अब यही करने लगी, सौदेबाजी करते हैं और ये अपने मन की मुराद पूरी करके हिमायत दे देते हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। उनको ये चाहिए कि हम अपनी बात को मुद्दों पर रखें, और ये रखते हैं, मुद्दे रखते हैं। ये ऐसा हमारा मुतालबा था, ये उम्मीदवार ने पूरा कर दिया, अब वो इलेक्शन में भाई इसके बाद उस पर काम होगा कि नहीं होगा नहीं मालूम। तो ये पिछला तुमने क्या वादा किया था, क्या काम किया था,
तुम्हारी जो जिम्मेदारी दी गई थी, इसे आज उम्मीदवार है ना, तो इसमें 2 उम्मीदवार ऐसे हैं कि जो असेंबली में नुमाइंदगी कर चुके, एमएलए रह चुके, 2 उम्मीदवार ऐसे हैं कि जिन्होंने असेंबली में कभी नहीं गए। अब वो बोलते हैं कि ये दोनों आजी माजी, लेकिन भाई तुमको भी कहीं ना कहीं आवाम ने वोट देकर के चुन के भेजा था, तो तुमको जहां चुन के भेजा था तुमने वहां की जिम्मेदारी कितनी पूरी की। आज 2017 से शानीन कारपोरेशन में 1995 से म्यूनसिपलिटी में के जमाने से एजाज बेग साहब वहां पर 25 साल से लगभग 25, और अभी जो है तो उनकी बीवी और वो खुद 2 लोग 10 बार 2 टर्म से दोनों मियाँ बीवी दोनों कारपोरेशन में है। तो जिन वार्डों से चुन के गए आवाम ने एक उम्मीद के साथ वोट दी थी, उनकी उम्मीदों में कितना खरे उतरे उनको बताना चाहिए। लेकिन इन सब बातों पर हमारी बात ना हो, हमको उलझा दिया जाता और हम लोग भी उन्हीं में खुश रहते। जैसा कि राहत इंदौरी ने बोला है कि ये लोग पांव से नहीं जहन से अपाइज हैं, ये लोग पांव से नहीं जहन से अपाइज हैं, उधर चलेंगे जिधर रहनुमा चलाता है। तो ये जो लोग हैं आज जितने भी स्टेज लगे, मैंने देखा हर स्टेज लगे, तकरीरें हुई, लीडरों ने अपनी बात की, उनको जो बोलना था बोले, उनको मालूम है जितने सामने बैठे सब बेवकूफ लोग हैं, हम बोलेंगे वो सुनेंगे और तालियां बजाएंगे, और वही हमने किया। और उसके बाद क्या हमको खुश करने के लिए बोले तो मालेगांव के लोग सियासी तौर पर बहुत बेदार हैं। अगर सियासी तौर पर हम लोग इतने बेदार होते तो हमारा इलाका, हमारा शहर इतना साल नहीं होता। जैसे कि अभी आपने कहा कि मालेगांव के लोग सियासी तौर से बहुत ज्यादा बेदार का नारा देते हैं लीडरान, तो पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में शोभाताई बच्चाओं को यहाँ से बहुत ज्यादा वोटें मिली, उसकी बुनियाद पर फिरका परस्त पार्टियां ये इल्जाम लगा रही है कि मालेगांव से या महाराष्ट्र में वोट जिहाद का काम किया जा रहा है मुसलमानों के जरिए। तो आप इस मुद्दे को किस अंदाज में देखते हैं? देखिए, मैंने बोला कि आवाम जो है वो उसके अपने मसाइल होते हैं, उसकी अपनी बातें होती है। लीडर अगर इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हो रहा है तो उसको पहले ये समझना चाहिए कि आवाम मैं जिन लोगों की वोटों के पास जाऊंगा उनकी क्या तवक्कुआत मुझसे, उनकी क्या मसाइल है वो जानना चाहिए, और उसको मैं कैसे हल कर सकूंगा। तो वो सब बातें बीजेपी ने इनको हिंदू राष्ट्र का नारा दिया, राम राज्य लाने की बात की, लेकिन वो राम राज्य के नाम पर चुनकर आने वाले इन्होंने यहाँ पर पूरे देश में रावण राज फैला दिया, मजहबी मुनाफरत फैलाई, लोगों के धंधे कारोबार पर असर पड़ा, सारी संपत्ति देश की अडानी अंबानी जैसे चंद अमीर लोगों के हाथों में बेच दी गई। गरीब मेहनत कर रहा है, उसको कुछ सिला नहीं मिल रहा है। इन सब बातों को 10 साल बर्दाश्त करने के बाद पूरे मुल्क की आवाम ने ये महसूस किया कि बीजेपी नहीं चलेगी। यही हाल धुलिया मतदार संघ का था। जी धुलिया असेंबली हल्के का भी यही हाल था कि धुलिया असेंबली हल्के में 15 लाख वोट गैर मुस्लिम है और 5 लाख मुस्लिम वोट है। तो वोट जिहाद अगर मुसलमान करेंगे तो गैर मुस्लिम आंखें बंद किए हुए नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ धर्म युद्ध अगर हम करेंगे तो धर्म युद्ध वो भी करेंगे, तो फिर तो बीजेपी को उम्मीदवार हारना ही चाहिए था। तो ये धर्म युद्ध नहीं था। असल चीज ये कि मालेगांव में जो एक तरफा वोट पड़ी, तो मालेगांव में पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो उम्मीदवार थे धुलिया मतदार संघ के, वो तो ही टक्कर में थे, बाकी सब तो ऐसे थे कि 1500 वोट वाले थे। तो अब ये दोनों में चुनना था मालेगांव वाले को, तो किसको चुनेंगे? तो दोनों वोट मांगने आते, दोनों अपना अपना मैनिफेस्टो रखते, तब फैसला किया जाता। मगर मालूमिया ये है कि जो बीजेपी का उम्मीदवार था यहाँ वोट मांगने ही नहीं आया, उसने यहाँ आकर के आवाम के पास अपनी वोट नहीं मांगी, और उसने कहा, सुना जाता है कि वो बोलता था कि मुझे मालेगांव की वोट की जरूरत ही नहीं है। तो जब अगर उसको मालेगांव की वोट की जरूरत नहीं है तो अब मालेगांव वालों के पास ऑप्शन क्या बचा है? यही करेंगे कि बीजेपी उसके जो वोट मांगने आ रही है, वो वोट मांगने आ रही है उसको वोट दिए। तो ये कोई वोट जिहादवाद नहीं था। मगर अच्छा इन्होंने एक तरफा वोट दिया भी, और बीजेपी को यहाँ सिर्फ 5000 वोट मिले। तो ये जो बताया जा रहा है टीवी पर, अमित शाह, मोदी, फडणवीस और किरीट सोमैया और सारा गोदी मीडिया, बड़े बड़े चैनल पर बताया मालेगांव में वोट जिहाद हुआ, 5 जगह से जीती, मालेगांव में हार गई। तो ये जो मालेगांव में एक तरफा और इतनी वोट मिली, तो ये तो 5 साल पहले भी जब बीजेपी जीती थी तब क्यों नहीं बताया गया था कि मालेगांव में एक तरफा वोट पड़ी? तब भी बीजेपी को 5000 मिली थी यहाँ पर, तब नहीं बताया गया क्योंकि उनका उम्मीदवार जीता था। अब मैं आपको पूछूं कि जब उम्मीदवार जीता था मालेगांव की एक तरफा वोट के बाद भी, जब भी मालेगांव में 5000 वोट मिली थी बीजेपी को, अभी भी 4500 वोट मिली। अब अभी बीजेपी का उम्मीदवार हार गया, तब जीत गया था। क्यों जीता था? क्योंकि बकिया हल्कों में जो 5 मतदार संघ है वहां पर बीजेपी इतनी बड़ी लीड में थी, इतनी ज्यादा वोटें दी गई थी बीजेपी के उम्मीदवार को कि वो लीड मालेगांव में टूट नहीं सकी। 4.5 लाख वोटें ज्यादा थी। तब मालेगांव की 1.5 लाख वोटें एक तरफा मिलने के बावजूद कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया था। अभी जो लीड थी वो 4.5 लाख की बजाय 1,90,000 की थी। तो 2,60,000 वोट की लीड उनकी कम किया दूसरे इलाकों ने।
वहां पर उन लोगों ने बीजेपी की पॉलिसी को नकारा, बीजेपी आरएसएस के एजेंडे को नकारा, मोदी अमित शाह की सरकार को नकारा उन 5 हलकों में। लेकिन वहां अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो लोग मालेगांव वालों पर इल्जाम लगा करके अपना दामन बचा रहे हैं। क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है और जिहाद का मामला महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन में भी वही मुद्दा बनाया जा रहा है और पूरे देश को ये बताया जा रहा है कि मुसलमान और जिहाद करता है इसलिए ताकि हिंदू मुत्तहिद हो जाए। लेकिन उसमें हमारे लोग भी, मालेगांव के मुसलमान और जो दीगर मुसलमान भी है, वो भी उसमें बीजेपी की मदद ये बोल करके कर रहे हैं कि हाँ हमारी वोटों से, मालेगांव के वोटों से शोभाताई जीती। मालेगांव के वोटों से अगर शोभाताई जीतने वाली होती तो पहले कुणाल पाटिल क्यों नहीं जीते, अमरीश पटेल क्यों नहीं जीते? तो हम अगर ये बोल रहे हैं तो हम बीजेपी की आवाज में आवाज मिला रहे हैं। हमको बोलना चाहिए कि नहीं, बाकी 5 हलकों में जो 2.5 लाख वोट कम हुई बीजेपी के नाकारापन की वजह से, किसानों के मसाइल पर बीजेपी ने तवज्जो नहीं दी, नौजवानों के रोजगार के लिए बीजेपी ने बात नहीं की, इन सब वजूहात की वजह से किसानों ने, मराठों ने, मराठा रिजर्वेशन का मामला था, मराठों ने उनको वोट नहीं दिया, इसलिए वो हारे। मालेगांव वालों ने कोई वोट जिहाद नहीं किया, मालेगांव वालों की वजह से सिर्फ हारी, ऐसा नहीं है। तो जावेद साहब, मैं आपसे यहाँ पे, आप जैसे कि बताया कि और जिहाद का मुद्दा है या मुस्लिम शरीयत इलाका होने की वजह से, तो कहीं ना कहीं एमआईएम पार्टी को भी एक मुस्लिम फिरका परस्त पार्टी का लकब दिया जाता है, बोला जाता है कि मुस्लिम फिरका परस्त पार्टी है और एक ये मुस्लिम आइडियोलॉजी लेके चल रही है, तो इसका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है महाराष्ट्र इलेक्शन में? देखिए, महाराष्ट्र इलेक्शन में भी इसका नुकसान हो रहा है, पूरे मुल्क में इसका नुकसान हो रहा है और आलमी पैमाने पर भी नुकसान हो रहा है। असल चीज ये कि वो ये नादान गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया, ऐसे नादानों के हाथों में हमारी क़यादत है। आज हमारे जो शहर की रहनुमाई कर रहे हैं, जो लीडरी कर रहे हैं, उनको कौम की लीडर बन रहे हैं, तो लीडर रहनुमाई करने आ रहे हैं, कायद बन रहे हैं, तो कायद का किरदार क्या होता है इनको समझ ही नहीं रहा है। अल्लामा इकबाल ने किसी जमाने में कहा था कि कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, ये भला क्या जानेंगे 2 रकीब के इमाम। तुम्हारे हमारे कुछ करने से क्या उसके दूर रख नताइज होंगे, दूर तक उसके क्या असर होंगे, सोचना पड़ता है। उतनी दूर अंदेशी अगर नहीं है तो तुम क़यादत के लायक नहीं हो। अभी मालेगांव के मुस्लिम लीग नाम की मुस्लिम लीग एक पार्टी बहुत पहले, आजादी के बहुत पहले थी, पूरे मुल्क में थी, मगर मालेगांव में कभी मुस्लिम लीग, मुस्लिम अक्सरियत होने के बावजूद मालेगांव में कभी मुस्लिम लीग को का झंडा नहीं लहराया, मुस्लिम लीग को लोगों ने कभी घास नहीं डाली। क्योंकि इस मुल्क के, हमारे इस शहर के, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो अजदाद थे, उनको ये समझता था कि अगर हमने मुसलमान की बात की तो फिर सामने वाला हिंदू की बात करेगा। तो ये जो आइडियोलॉजी है बराबर नहीं है। मुल्क में 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है। उस वक्त मुसलमानों की तादाद 3% थी, आज हम 12-13% है, 15% है। उस वक्त 3% में वो राज करते थे। अगर उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया होता तो क्या वो राज कर पाते? तो ये जो सासुलियत की बात है, ये नहीं होना चाहिए। अब अगर हमारे पास ऐसे ही मुस्लिम अक्सरियत का शहर होने की वजह से भी हमारे ऊपर जिहाद का इल्जाम लगाया गया, इसके पहले हमको मिनी पाकिस्तान बोला गया, इसके पहले बोला गया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ के बसे हुए हैं, इस तरह की बातें हम लोगों के ताल्लुक से की गई। उससे पहले हमारा आतंकवादियों से रिश्ता जोड़ा गया, बम ब्लास्ट किया गया, असले पकड़े गए, उसमें हमको, हमारे शहर को आतंकवादियों का गढ़ बताया गया। अगर इतनी कट्टरपंथी अगर हमने दिखाई, मजहबी पार्टियों का, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इस्लाम पार्टी, हरा झंडा, अगर इस तरीके की कट्टरपंथी अगर आज सोशल मीडिया का जमाना है, नेटवर्किंग का, आज यहाँ कुछ होता है फौरन 1 मिनट में पूरी दुनिया में बात फैल जाती है। अगर लोगों ने देखा कि यार यहाँ पर कट्टरपंथी है, सही बात है, यहाँ मुस्लिमीन और इस्लाम चल रहा है, इतने कट्टरपंथी मुसलमान मालेगांव के लोग हैं, मालेगांव के मुसलमान इतने कट्टरपंथी हैं, तो आप सोचिए कि मेरी बच्ची बाहर रहती है, तालीम के लिए हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर तालीम हासिल करते हैं, बाहर नौकरियां करते हैं, हमारी रिश्तेदारियां बाहर है, उन रिश्तेदारियों के हमारे बुजुर्गों को भी जो है बहन बेटियों के बसों से, ट्रेनों से जाना पड़ता है। अगर उनको ये जहन बन गया आम आवाम का, ये तो लीडरों की फतूर है, ये लीडरों का फतूर है कि मैंने पाकिस्तान और जिहादी और लीडर। लेकिन अगर आम आवाम ने इस बात को कहा, हमने अगर इनको मोहर लगा दी और उन लोग आम आवाम ने कबूल कर लीजिए हम कट्टरपंथी लोग हैं, तो ये जो मॉब लिंचिंग, ट्रेनों में कभी बुजुर्ग को मारा गया, बसों में, इस किस्म के वाकयात हमारे बच्चों के साथ जो बाहर शहर रह रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके साथ ये वाकयात होंगे, तो हमको सेकुलर रहना पड़ेगा। उनको इतने हल्के में अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ से बाजू में निकल जाओ, संगमेश्वर में, कैम में, इससे क्या असरात होंगे। और पूना, बम्बई जैसे शहरों में आज हमारे बच्चे अच्छी जगहों पर तालीम हासिल कर रहे हैं, अच्छे इलाज के लिए जा रहे हैं, अच्छी नौकरियों के लिए जा रहे हैं, तो उन पर इसके क्या असरात पड़ेंगे?
उनके साथ क्या होगा ये तो सोचे ही नहीं। मतलब आप यहाँ भी ये चीज को मानते हैं कि हमें किसी एक धर्म के नाम से पार्टी नहीं बनाना चाहिए और ना ही किसी धर्म की बुनियाद पे असेंबली इलेक्शन लड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं इसीलिए सोशलिस्ट हूँ, मैं इसीलिए समाजवादी पार्टी का हूँ। और मैं बोला इस शहर में हमेशा सोशलिस्ट और नेशनलिस्ट कांग्रेस और जनता चली, मुस्लिम लीग को कभी मौका नहीं मिला। मुस्लिम मजलिस मशावरत भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ने की कभी उसको बढ़ावा नहीं दिया गया। जावेद साहब, जैसे कि हमने देखा सियासी स्टेजों से ये नारे लग रहे हैं, अगर आप आवाम से ये चीज बता दीजिए ताकि ये चीजें ना हो। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैंने जैसे मेरा 40 साल से मैं सियासत में हूँ, मैंने देख रहा हूँ। तो मैं सियासत में जनता पार्टी के दौर से हूँ, जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, और मैंने बहुत सारे इलेक्शन देखे। मैंने कभी इलेक्शन में जय श्री राम का नारा नहीं सुना, क्योंकि मैं अगर समाजवादी पार्टी में, आज हमारी समाजवादी पार्टी के रहनुमा अखिलेश यादव है, पहले मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, जनता पार्टी में चंद्रशेखर थे, तो उसके बाद आपने भी निहाल साहब के साथ काम किया है ना? हाँ, मैंने काम किया। मैं बोलने का मतलब है कांग्रेस पार्टी में तुम जब जाओगे तो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी सब रहनुमा मुकामी सतह पर लीडरशिप हम मुसलमानों के अंदर में, लेकिन ऊपर ले जाओ तो हम जहाँ जाते हैं तो वहाँ सब मिले जुले रहते हैं, वहाँ किसी एक मजहब का नारा नहीं लगता। लेकिन अब जय श्री राम का नारा क्यों लगने लगा? जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी पार्टियों ने बढ़ावा दिया। जब तुम नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलोगे तो सामने से जय श्री राम का नारा लगेगा। अमल का रद्द अमल होता है, एक्शन का रिएक्शन है। तुम किसी को उकसाओगे तो फिर सामने से नारा लगेगा। आज ये हमारे हरे झंडे लहराए जा रहे हैं। मैंने सुना कि वो अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिन्हें मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, तो मुसलमानों को मुत्तहिद करने वाली जमात, अगर फिर हम मुसलमानों को अगर मुत्तहिद कर रहे हैं तो अगर हिंदुओं को अगर बीजेपी मुत्तहिद कर रही है तो बीजेपी के गलत क्या कर रही है? गलत नहीं। तुम मुसलमानों को मुत्तहिद करो तो गलत नहीं है, फिर हिंदुओं को अगर वो हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुत्तहिद करे तो फिर गलत क्या कर रही है? तुम उनको कैसे गलत बोल सकोगे? अगर मैं इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गलत नहीं बोलूंगा तो मैं हिंदू विश्व हिंदू परिषद को मैं कैसे गलत बोलूं? और सवाल किया जाना कि तुझे इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं दिखती, तो विश्व हिंदू परिषद को गलत बोल रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं अगर बोलूंगा कि नहीं, यहाँ पर ये जमहूरी मुल्क है, ये गंगा जमुना तहजीब का मुल्क है, यहाँ सब मिलजुल करके रहते हैं, तो यहाँ पर सेकुलरिज्म, सब मज़हब, सब तमाम मज़ाहिब का यकसा एहतराम, तमाम मज़ाहिब का एहतराम होना जरूरी है कि एक मजहब के साथ हम नहीं जा सकते। जैसे हमें संविधान ने जो इजाजत दी है उस बुनियाद पे, अभी हमने पिछले 5 साल पहले भी असद अवैसी साहब मालेगांव आए और काफी वादे करके गए थे, और उन वादों का यहाँ पे आके आज उनको प्रेजेंट करना था शहर में आए वो, मगर उस मुद्दे पे बात ना करते हुए उन्होंने सिर्फ उस शहर का जो मुद्दा था उसको डाइवर्ट करते हुए बस यही नारे लगाए गए और कुछ नहीं हुआ है। सब जगह यही हो रहा है। हमारे असल में नारे तकबीर या ये जो इत्तेहादुल मुस्लिमीन और ये सब बातें इसलिए हो रही है कि मुसलमानों में, मैंने कहा कि 3% होते हुए 700 साल इस मुल्क में मुसलमानों की हुकूमत थी। आज हम 13-14% होकर के हमारी नुमाइंदगी 13-14% नहीं है। अगर हम 10% भी मान लें तो 543 की पार्लियामेंट के अंदर 10% के हिसाब से हमारे 54 पार्लियामेंट के मेंबर रहना चाहिए। 29 ही क्यों है? 29 ही क्यों है हमारे पास? इसलिए है कि हमने ये मजहब का, अब हमने कामकाज सही नहीं किया, हमने लोगों का एतमाद नहीं किया था। वो 3% मुसलमान थे मगर 97% लोगों ने उन पर एतमाद किया था, तो हुकूमत उनकी थी। आज हम 13% है, हम हमारे कामकाज ऐसे नहीं कि कोई दूसरा हम पर एतमाद करे। हमारे कामकाज सही नहीं है और हमारे नाकारोपन को, हमारे गलत कामों को छुपाने के लिए हम लोग नारे तकबीर का और ला इलाहा इल्लल्लाह का सहारा ले रहे और हम मजहबी मुनाफरत फैला रहे। तो ये जो है ना, अब हमारे असल मुद्दों से ये जब अगर हम नाकारापन है तो इसका नुकसान तो हम ही को हो रहा है। हमारे मुस्लिम नुमाइंदे कहाँ से चुन के आ रहे? मुस्लिम इलाकों से, और वो नाकारा अगर हो रहे तो नुकसान किसका हो रहा? तरक्याती काम किसके रुक रहे? डेवलपमेंट का काम किसका रुक रहा? तालीम से दूर कौन हो रहा? हमारे लोग। तो हमारे लोगों को इन सब बातों पर तवज्जो ना जाए, हमारा दिमाग मोड़ने के लिए नई नई बातें लाई जाती है, कहीं मजहब का सहारा, कहीं नारे का सहारा, कहीं झंडे का सहारा, और कहीं पर ये सब बातें पैदा की जाती है। जावेद साहब, जैसे कि आप बता रहे हो तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी मुसलमानों को काफी पिछड़ा हुआ तबका बताया गया, उसके बाद भी हुकूमत उन्हें रिजर्वेशन नहीं दे रही है। तो आप मुल्क के संविधान के हिसाब से, मुल्क के दस्तूर के हिसाब से किसी भी मजहब को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। मजहब की बुनियाद पर किसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। अभी वो आसिफ शेख साहब भी बड़े ताम झाम के साथ मुस्लिम रिजर्वेशन फेडरेशन बनाए थे, रैली लेकर के गए थे,
उनको मुल्क का दस्तूर ही नहीं मालूम है। अगर हम दस्तूर की बात कर रहे हैं, जिस दस्तूर को बदलने की बात आरएसएस की, जिस दस्तूर को बदलने के लिए मोदी सरकार ने 400 पार का नारा दिया था, और हम बोल रहे नहीं संविधान बचाओ। अगर संविधान बचाने की बात है तो संविधान को हमको भी मानना पड़ेगा। उस संविधान में लिखा है कि इस मुल्क में मजहब की बुनियाद पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो कि मजहब की बुनियाद पर तो एक को दाखिला मिलेगा स्कूल में और एक को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, पसमानदगी की बुनियाद पर, तो उसमें पसमानदगी जात की बुनियाद पर हो सकती, रोजगार की बुनियाद पर हो सकती, माशी पर पसमानदगी हो सकती। उसमें तो तुमको रिजर्वेशन है ना, मुसलमानों को ओबीसी का रिजर्वेशन है। एसटी एनटी में जो मुसलमान हैं, जो मुसलमान कबायली हैं, एसटी एनटी हैं, तड़वी लोगों को मिलता है रिजर्वेशन। तो मुसलमानों को जात की बुनियाद पर और माशी बुनियाद पर रिजर्वेशन है ऑलरेडी, लेकिन मजहब की बुनियाद पर मुसलमानों को रिजर्वेशन कैसे दिया जाएगा? लेकिन ये हमारे लोग कौम को गुमराह कर रहे, जो नहीं हो सकता वो बता करके लोगों को कल इकट्ठा करने का। मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो नुमाइंदे हमें ही गुमराह करके आज हमारे ही ऊपर सियासत की जा रही है। शहर में एक भी तालीमी अदारा या तालीमी अगर बात की जाए, हाँ, तालीमी अदारे, एक मिनट, तालीमी अदारे की बात की ना आपने। तालीम में हम लोगों को रिजर्वेशन है। तुम्हारी जेटी हाई स्कूल में डीएड कॉलेज है ना, ये मुस्लिम अकलियती रिजर्वेशन है इसको। वहाँ मुस्लिम अकलियत के बच्चे पढ़ सकते हैं, वहाँ गैर मुस्लिम बच्चे को प्रेफरेंस नहीं रहेगा। जब गैर मुस्लिम अकलियत के बच्चों की कमी रहेगी, सीट खाली हो जाएगी, तब गैर मुस्लिम को लेंगे। फार्मेसी कॉलेज है, ये मुस्लिम अकलियती है, तो रिजर्वेशन तो है ना इतना। तालीम में है, नौकरियों में है। ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बोल करके जबान की बुनियाद पर अकलियत में माना जाता है। अकलियती अदारे, तालीमी अदारे बहुत सारे। जाहिर साहब, जैसे कि आपने कहा, अभी हम शहर पे, हमारे शहर की तरफ वापस अगर आते हैं तो शहर में आप तालीम की बुनियाद पर जैसे बात करें तो मालेगांव शहर में एक भी प्राइमरी स्कूल इस काबिल नहीं है कि हमारे बच्चे को हम वहाँ पे दाखिला करवा सके। तो ये किस वजह से ये हुआ है कि इसकी जिम्मेदार हमारे शहर के एमएलए है या कॉर्पोरेटर? देखिए, इसमें सब बराबर के जिम्मेदार है। मैंने बोला ना कि अगर का एमएलए है वो कई जिम्मेदार है, तो जो कारपोरेशन में नुमाइंदगी करने के लिए गए वो क्यों जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि मैंने कहा कि कारपोरेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसको अवामी सहूलियात मुहैया करने की जिम्मेदारी उसकी है। ये स्कूलें बन के कमरे बनाना, स्कूलों के अंदर टीचर और चपरासी वगैरह का इंतजाम करना, उसको तनख्वाह देना, ये कारपोरेशन की जिम्मेदारी है। कारपोरेशन ने पहले स्कूलों थी, उन स्कूलों में ये हमारे शहर के लीडरान ने स्कूलों में जो इख्तियार पर रहे, उन्होंने टीचरों की भर्ती के लिए रिश्वत ली, पैसे ले लेकर के लोगों को भर्ती किया। जो पैसा दे करके भर्ती हुए नाअहल लोग थे, उन्होंने मेयार तालीम को एकदम गिरा दिया। उसका ये हुआ कि अब मेरे बच्चे को अच्छी तालीम दिलाना है और यहाँ मेयार तालीम गिर गया है, तो मैंने प्राइवेट स्कूल का रुख किया। मेरे पास पैसा था, मैंने मेरे बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पैसा दे करके दाखिल किया। अब उनको लालच लग गया, तो अब एक एजुकेशन माफिया खड़ा हो गया पूरे शहर के अंदर। आगे जो 25,000, 30,000, 40,000 रुपया 4 साल के बच्चे को केजी में दाखिले के लिए 25-30 हजार रुपया। तो आप सोचिए ना, तो गरीब मजदूर आदमी जो 400-500 रुपये की रोजंदारी में वो अपने बच्चों का पेट भरे कि बच्चे के दाखिले के लिए इतना पैसा लाए। मगर किसी लीडर ने आज तक इन तालीम माफियाओं के खिलाफ कुछ नहीं बोला। स्कूल के अंदर, स्कूलों में चल रहे करप्शन के खिलाफ आज बहुत दीनदारों का, मस्जिदों मीनारों का शहर, बहुत अच्छाई और बुराई की बात हो रही है। किसी अच्छाई बुराई के ताल्लुक से बोलने वाले ने, किसी मस्जिद के मेंबर से किसी ने ये नहीं बोला कि हराम है पैसा लेना। टीचरों के लिए आज 25-30 लाख रुपया लेकर टीचर लगाए जा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, और जो बच्चों से डोनेशन 25-30 हजार रुपया लिया जा रहा है। ये जो तालीम माफिया है, बल्कि आज हर लीडर ये सोच रहा है कि मैं भी स्कूल का चेयरमैन बन जाऊं ताकि वो कमाई मुझे भी आए। हर लीडर एक स्कूल खोलने की सोच रहा है, और अब वो तालीम माफिया का कारोबार फले फूले, जिसके लिए एक मुनज़्ज़म तरीके से हमारे जो कारपोरेशन के माफिया चलने वाले स्कूल थे उनको खत्म किया गया। मैं मेरे बचपन की बात बताता हूँ। इस्लामपुरे में 4 गलियों में 4 इस्लामपुरी गलियों में 4 जगह स्कूलें चलती थी। आज वहाँ एक भी स्कूल नहीं है। नयापुरे में 3 जगह स्कूलें चलती थी, एक भी नहीं बची। रसूलपुरे में स्कूल थी, बंद हो गई। इस्लामाबाद में स्कूल थी, बंद हो गई। खुशावतपुरे में स्कूल थी, बंद हो गई। तो ये जो गलियों में स्कूलें थी जहां पर मुफ्त में हमारे बच्चों को तालीम मिलती थी, वो स्कूलों को पहले तालीम का मेयार गिराया गया, बाद में उन स्कूलों को बंद कर दिया गया, उनको खंडर बना दिया गया। और जो स्कूलें बची है वहां पर गांजा पीने वाले। जावेद साहब, यही चीज मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा कि शहर में जब अच्छाई और बुराई की बात हो रही है, नशे को बढ़ावा दिया गया है किसी पार्टी की जानिब से, ये बातें की जा रही है, तो आपको नहीं लगता कि ये तालीम की पसमानदगी की वजह से ये बढ़ावा दिया गया है? मैं वही बोला कि जब तुम अच्छाई और बुराई की बात करो और उसका मेयार बता रहे हो कि नशे का कारोबार, जहां तक कारोबार की बात है, जो चीज के खरीदार होंगे उसका कारोबार होगा।
पुलिस उस पर लाख शिकंजा कसेगी। पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए जितने नए नए तरीके इख्तियार करती है, चोर भी चोरी करने के उतने नए नए तरीके ढूंढ लेता है। तो ये कारोबार को रोकने की जितनी तो रोकथाम करने की पुलिस कोशिश करेगी, उतने नए नए तरीके आएंगे। असल चीज ये है कि नशा करने वालों को रोका जाए। नशा करने वाले समाज के नासुर बन गए। देखिए, अब इस पर गौर करना पड़ेगा कि नशा कर क्यों रहे हैं। तो मैंने जो स्टडी की है कि नशा एक नफ्सियाती बीमारी है। जो कोई नफ्सियाती मरीज होता है वो नशा करने लगता है। तो ये नफ्सियाती बीमारी क्यों आती है? डिप्रेशन की वजह से। एक घर में एक बाप के 4 बेटे हैं, तो एक बेटे को लगता है कि अब्बा 3 बेटों को लाड़ करते हैं, मेरे को हमेशा नजरअंदाज करते हैं, उनको कभी नहीं बोलते, मुझे ही डांटते हैं हमेशा। ये भी डिप्रेशन की वजह हो सकती है। एक गली के अंदर है, एक लड़का बहुत बदमाश है, किसी की टोपी खींच लेता है, इसलिए वो कुछ भी मस्ती करता है, उसको कोई बोलता नहीं है। और मैं कोई मस्ती नहीं करता, मैं सीधे जाते रहता हूँ, मगर मुझे तमाचा मार देते हैं। गली के बुजुर्ग बोलते हैं, क्या कहाँ घूम रहा, चल घर जा। तो ये भी एक डिप्रेशन की वजह हो सकती है। तो एक समाज के अंदर अच्छा काम करने वाला, एक नेक काम करने वाला, एक इंसाफ की बात करने वाला आदमी है, उसको कहीं पर अगर किसी में तो तनाज़ा हुआ तो पंचायत बैठाने के लिए पहले अच्छे लोगों को लाया जाता था। आज पंचायत करने के लिए लेन देन की पंचायतों में गुंडे मवालियों को, दादाओं को पंचायत का सरपंच बनाया जाता है और वो लोग सेटलमेंट करते हैं। तो अब इन सब चीजों को देखकर एक अच्छा करने वाला बोलेगा कि मैं भी उसी रास्ते पर चले जाता हूँ। तो ये समाजी बुराई है। आप क्या एमएलए को चुन के जाएगा, वो एक एक को रोकेगा कि भैया तू नशा मत कर। ये उसकी एक अकेले एमएलए की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। एमएलए की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि जहाँ पर बेचा जा रहा है, आम तो रफ्त जहाँ से हो रही है, उसको रुकवाने के लिए पुलिस के ऊपर टाइट करते हो। लेकिन इस बीमारी को अगर खत्म करना है तो पूरे समाज को इसके बारे में मुतहरिक होना पड़ेगा। बहुत सारी तहरीकें चलाई गई है नशा मुक्त के ताल्लुक से, खाना एक भी तहरीक कामयाब नहीं रही। खाना पूरी की गई है। मौलाना उमरैन साहब ने एक मीटिंग ली थी नशे के खिलाफ। मौलाना मुन कादरी साहब ने एक इजलास लिया था एटीटी हाई स्कूल के खिलाफ। मैं क्या बोला कि उनको पहली बात तो मामून कादरी साहब ने सच्चाई के साथ बोला था कि ये जो इजलास हमने लिया है, जाहिर सी बात है कि नशा करने वाले यहाँ तो आने वाले नहीं है। हम तो यहाँ तो वो लोग जमाए जो नशा नहीं करते, जो अच्छाई चाहते वो लोग आए हैं। तो इन तक बात करने का मतलब क्या है? तो हम इनसे ये बात करें कि यहाँ इनको जो हम बातें बोलेंगे ये नशा करने वालों तक पहुँचाएंगे, उन तक पहुँचेंगे या हमको उन तक मिलाएंगे। तो ये तो खाली स्टेज लगा के और पेपर में बयान दे के और यूट्यूब पे या इंटरव्यू दे करके तो ये नशा खत्म होने वाला नहीं है। फील्ड पर जाना पड़ेगा। जो नशा करने वाले लोग हैं उनको मोहब्बत से, उनकी जो भी डिप्रेशन है, उनकी जो भी कमजोरी है, उनको तलाश करके उनको दूर सुधारना पड़ेगा। ये मामूली काम नहीं है। जावेद साहब, अगर यहाँ पे तालीमी अदारे कायम हो जाते या तालीम का मेयार बढ़ा दिया जाता है और अगर कारोबार बढ़ा दिए जाते तो कुछ हद तक नशा कम होगा। देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ कि मैंने जो बताया कि जो प्राइमरी तालीम फ्री में तालीम थी, गरीब से गरीब भी अपने बच्चे को स्कूलों में डाल दिया करता था, बच्चे स्कूल आके जाते थे। अब आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, मैं गरीब हूँ, मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है। तो जब आपका बच्चा स्कूल से आ गया तो मेरा बच्चा आपके बच्चे के साथ खेल रहा है। अब आपका बच्चा स्कूल चला गया, मेरा बच्चा क्या करेगा? आवारागर्दी करेगा। यही आवारागर्दी सब वो करती है। तो तालीम तो बहुत, और हमारा मजहब एक तरह से शुरू हुआ है, पढ़ो। और जब हमारे में तालीम की बेदारी आई तो तालीम को रोकने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। तो अगर हम तालीम की तरफ डालेंगे, बच्चों का ज़हन स्कूलों में, मदरसों में लगेगा, तो इन सारी बुराइयों में बच्चे नहीं लगेंगे। मगर इन्होंने एजुकेशन माफिया ने जानबूझ करके अपनी कमाई के लिए इन्होंने प्राइमरी तालीम को, मुफ्त तालीम को खत्म करने का काम किया है। जावेद साहब, हमने देखा कि जैसे तालीम की बात होना चाहिए था शहर में, उस पर इलेक्शन नहीं लड़ा गया और ना ही कोई रोजगार के ताल्लुक से इलेक्शन लड़ा जा रहा है, जातियात पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। तो आपको किस अंदाज से देखते हैं? क्योंकि शहर में ये बहुत ज्यादा एक नासूर बन चुका है, दसवीं मोमिन का नासूर बन चुका है, अंसारी जुलाग के ताल्लुक से बोला जाता है। तो ये आप 40 साल की सियासत में आपने कभी देखा ये सब चीजों को? मैंने अभी बताया कि मुस्लिम लीग और मुस्लिम मजलिस मशावरत भी शहर में आई, मगर इस शहर के मुसलमानों की अक्सरियत होने के बाद उन पार्टियों को इतनी कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबा अजदाद ने उसको गलत माना कि मजहब की बुनियाद पर भी हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। हम ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वाले, रहमतुल लिल आलमीन हमारे नबी, उनका कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए, अल्लाह ने उनको नबी बना करके भेजा, तो उन्होंने आते ही साथ इस्लाम की बात नहीं की। उन्होंने पहले अपने किरदार को पेश किया और किरदार ये बताया उन्होंने, सादिकुल वादुल अमीन, सच्चाई, वादे की पासदारी और अमानतदारी। तो वो जो सच्चाई थी, ऐसा तो नहीं था कि मुसलमानों के सामने सच बोलना
और हिंदुओं के सामने झूठ बोलना, काफिरों के सामने झूठ बोलना। वादे की पासदारी है कि यहूदी ने हुजूर से कुछ मामला था, बोले कि आप यहाँ रुको, मैं अभी घर से आता हूँ। हुजूर ने बोला ठीक है आ जा, मैं रुकता हूँ। वो चला गया, किसी काम में लग गया, भूल गया, वापस कुछ देर के बाद दूसरे काम से गुजरा, देखो तो हुजूर खड़े, तो बोले मैंने वादा किया था कि मैं रुकूंगा, तो मैं रुका हूँ। तो वो वादे की पासदारी, अमानतदारी, कोई अमानत, कोई रुपया पैसा, कोई चीज किसी ने हमको दिया है तो उसको संभालना, उस अमानत को संभालना और उसके वक्त पर उसको लौटाना, ये एक अमानतदारी। तो ये किसी मुसलमान की अमानत है तो रखना, और मुसलमान गैर मुस्लिम के तो वापस नहीं देना, गैर मुस्लिम के तो नहीं देना, ये कोई बात नहीं हुई ना। तो पड़ोसी के हुकूक बताए गए। तो अब ये तो नहीं बोला गया कि पड़ोसी अगर हिंदू है तो उसके साथ अच्छा सलूक मत करो, पड़ोसी के साथ अच्छे सलूक का जाओ, मैं वहां मजहब की पाबंदी है क्या? तो हम जिस कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के जिस मीनार और मस्जिद की बात कर रहे हैं, जिस हम ईमान की बात कर रहे हैं, उस ईमान ने तो हमको मजहब की बुनियाद पर भी भेदभाव नहीं सिखाया। फिर हम लोग जात मजहब के अंदर, एक कलमे वालों के अंदर जात पात की बात कर रहे हैं। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है, मैं बोला ना कि इस शहर में जितने भी उम्मीदवार अभी लड़ रहे हैं और जितने भी लोगों ने माजी में लड़ा है, इन्होंने अपनी नाकामी छुपाने के लिए इन्होंने तुमको कोई सहूलत नहीं दी। तुम्हारे दरवाजे पर गटरे उबल रही है, तुम्हारे घरों में जो नलों में पानी आ रहा है वो गंदा है, गलीज है। आज बंबई, पुणे, नासिक जैसे शहरों में तुमसे कम पैसे में, तुमसे कम पानी पट्टी में 2 दिन में 2 मरतबा नल आता है, तुम्हारे 2 दिन में 1 मरतबा नल आता है। उसमें भी कभी यार लाइन लीकेज हो गई, आज नल नहीं आएगा, यहाँ ये हो गया 2 दिन नल नहीं आएगा। इस किस्म का तुमको पीने का पानी भी मैसर नहीं है। फिर तुम्हारा गंदा पानी बहेगा कहाँ? गटर भी नहीं है, कचरे की सफाई नहीं है, तुम्हारे बच्चों की तालीम का इंतजाम नहीं, तुम्हारे दवा खाने नहीं है। आज वो सिविल हॉस्पिटल के नाम पे झूठ बोला कि आपको धोखे में रखा गया, कोई सिविल हॉस्पिटल नहीं है सरकार के रिकॉर्ड में मालेगांव में। वो तो एक जनरल हॉस्पिटल है, आम अस्पताल, जनरल मतलब आम अस्पताल है वो, और उसको हमको सिविल हॉस्पिटल बोल करके हमको ये बताया जा रहा है कि हमने सिविल हॉस्पिटल बना दिया। तो इस किस्म की धोखेबाजी भी हमारे साथ, हमारे हुकूक को मारा गया, हमारे बुनियादी हुकूक नहीं अदा किए गए, हमारी बुनियादी सहूलतें नहीं दी गई। इन सब बातों पर हम इनसे सवाल न करें, इनका गिरबान ना पकड़े। हमारे पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया गया? आज तुम देखो, ये जो जितने भी लीडरान है, कल इनकी दौलत क्या थी, आज इनकी दौलत क्या है। हम मेहनत का मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, हम बच्चों का पेट नहीं भर पाते, और आज ये अमीर से अमीर होते चले जा रहे हैं। तो इन सब बातों पर हमारी तवज्जो ना जाए, इसके लिए कभी हमारे पास इस्लाम का झंडा, कभी मुस्लिमीन का झंडा, कभी हरा झंडा, कभी भगवा झंडा, और नहीं कुछ तो अब लाए आपस में। अब यहाँ पर कोई हरे और भगवे का कोई मुकाबला नहीं रह गया, तो उन्होंने मुसलमानों को ही आपस में लड़ाने के लिए ये बिरादरीवाद का किया है। अभी इसके पहले के लीडरों ने, योगी बाबा, कभी भीमा गोली, इस तरीके से हिंदू मुसलमान करके इलेक्शनों में हमारे वोटों का इस्तेमाल किया। अब नदिया के इस पार और नदिया के उस पार हो गई बात, अब हिंदू नहीं रह गए। तो इसलिए ये दक्षिणी मोमिन का शोषा खड़ा किया गया। अब जबकि अब तुम क्या करोगे इसमें? अब आज तमाम मोहल्लों में सब मिलजुल कर रहते हैं। मैंने बोला ना कि हम लोग नमाज मस्जिद में एक साथ नमाज पढ़ लेते हैं, हम हमारा निपट लेंगे लीडर हजरात, और वहां ने बेरोटी बेटी के मामला हम हमारे बिरादरी में लोगों में हम कर लेंगे, तुम इस बारे में बोलो। मगर इन लीडरों ने ऐसा जहर घोला है, ऐसा जहर घोला है। सियासत में इख्तिलाफ राय होना मुनासिब है, इख्तिलाफ होता है। मैं ऐसा मानता हूं कि इख्तिलाफ अच्छी चीज है, लेकिन नफरत नहीं होना चाहिए। और आज इन्होंने बिरादरीवाद के नाम पर एक दूसरे के दिलों में नफरत पैदा करने की कोशिश की है। मैं जो नौजवान इनका शिकार हो रहे हैं और जो नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, मैं उससे बोलना चाहता हूँ। इख्तिलाफ इसलिए हो सकता है कि अभी ये जो कैमरामैन है मेरे सामने, कैमरामैन से आप पूछेंगे कि जावेद अनवर का क्या नजर आ रहा है, आप वो बोलेगा कि चेहरा नजर आ रहा है और बायां कान नजर आ रहा है। आपसे पूछेंगे क्या नजर आ रहा है, बोलेंगे दायां कान नजर आ रहा है। आप मेरे इस तरफ बैठे तो इधर का कान दिखाई दे रहा है, वो इधर है तो इधर का कान दिख रहा है। आप तो बोले नहीं मैं दायां बोला तो बायां क्यों बोल रहा? तो इख्तिलाफ राय हो सकता है, वो देखने की नवैयत पर है। इख्तिलाफ राय वो जहां से देख रहा है उसको वहां अच्छा लग, जैसा दिख रहा है वो बोल रहा है, तो इसलिए इख्तिलाफ राय हो सकता है और इख्तिलाफ राय होना चाहिए। लेकिन इस इख्तिलाफ को नफरत की वजह नहीं बनाना चाहिए। आज नफरत की वजह बनाई जा रही है और ये नफरत दिलों में डाली जा रही है। मैं नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ कि इन लीडरों के झांसे में आके आप अपना वो दोस्त जो बचपन में तुम्हारे साथ खेला, वो तुम्हारा साथी जो तुम्हारे साथ स्कूल गया, तुम आज उसके साथ नफरत करोगे बिरादरी के नाम पर। तो ये लीडरों के चक्कर में पड़ो मत। आप देखो, अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन था, पार्लियामेंट के इलेक्शन में शोभाताई बच्चाओं जब आई, मैंने बयान दिया था कि ये सारे लीडर पैसे के लिए शोभाताई बच्चाओं को परेशान कर रहे हैं।
इन्होंने, इनको थोड़ी लगाम लगी, लेकिन उसके बावजूद ये पांचों लीडर एक जगह बैठते थे, अब मशवरा करते थे सुबह तक बच्चों से कितना लेना है, और इन्होंने सब तय करके पैसा लिया। जहां पैसा मिलने वाला होता है ये सारे एक हो जाते हैं, वहां ना बिरादरी, ना पार्टी, ना मजहब, ना मसलक, ना अकीदा, कुछ नहीं, पैसे की जगह सब एक हो जाएंगे। तो ये आने वाले वक्तों में भी जहां पैसा और इख्तियार की बात आएगी, ये सब लीडर एक हो जाएंगे। इन लीडरों के जिंदाबाद मुर्दाबाद के चक्कर में आप अपनी दोस्ती, अपने गली मोहल्ले काम, अपने इलाके का, अपने माशरे का माहौल मत खराब करिए। नौजवानों, आप जवानी के जोश में कोई ऐसा काम मत करना जिससे हमको बाद में पछताना पड़े। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, मैं भी जवानी में सियासत में था। जो भी जनता पार्टी के लोग हैं बतावे, हम सियासत में आए, जो जज्बे में तहरीकें चलाए, पुलिस ने हमको जब जेल में डाल दिया तो कोई लीडर हमको छुड़ाने नहीं आया, हमारे घर के लोगों को आना पड़ा। तो ये सब चीजों का आप ध्यान दो कि ये लीडर हमारे काम आने वाले नहीं है। ये हमारा जब जनाजा, हम अगर तड़प रहे होंगे तो हमारा पड़ोसी हमको उठा करके दवाखाना ले आएगा। हमारा जनाजा उठाने के लिए पहले हमारा पड़ोसी खड़ा रहेगा। ये लीडर हो सकता है हमारी मैयत में पट्टी पे पुरसा देनी भी ना आवे। तो इन लीडरों के लिए अपनी दोस्ती, अपने ताल्लुकात, अपने मोहल्ले का माहौल, अपने समाज का माहौल खराब ना करें। इख्तिलाफ है, जिससे इख्तिलाफ है उस पर उम्मीदवार को वोट मत दो, लेकिन सामने वाले पार्टी का उम्मीदवार का अगर कोई काम कर रहा है तो आप उससे नफरत मत करिए, मोहब्बत करिए। यही मेरा मोहब्बत का पैगाम है। जावेद साहब, जैसे कि आपने कहा कि हमारा जो इलेक्शन ही मुद्दा रहा है, हमने पूरे इंटरव्यू में आपसे इलेक्शन के ऊपर और शहर के कामकाज के ऊपर बात की। वोटर्स को, मालेगांव की जो जनता है, मालेगांव के जो लोग हैं आने वाले असेंबली इलेक्शन में, क्योंकि अभी अक्सर ये बोला जाता है, जब से मैं मतलब शऊर समझा है, मुझे भी सियासी लाइन से थोड़ा बहुत जो भी जानकारी मिली है, तो ये बताया जाता है कि इलेक्शन की एक चांद रात होती है, उसमें पैसा दिया जाता है और काफी बड़ी तादाद में पैसों की रेलपेल होती है। तो आवाम को पैसा लेके वोट देना चाहिए या अपने उम्मीदवार को किस बुनियाद पर वोट देना चाहिए? आज का आखिरी ये सवाल है आपसे। देखिए, वोट जो है असल में कहते हैं कि जमहूरियत ये जो है वोट, ये वोट जो है ना, ये आई कहाँ से? जमहूरियत पहले नहीं है। आप तारीख का मुताले करेंगे तो जमहूरियत पहले नहीं है, पहले बैत है। आज से 1400 साल पहले इस्लाम में खलीफा कौन होगा, तो हुजूर ने फरमा दिया कि ये 4 मुतय्यन कर दिए गए, लेकिन इनको भी तमाम सहाबा किराम से बैत लेना पड़ेगी। ये बैत का जिक्र आप कम सुनने में आता है, लेकिन जब मुहर्रम के महीने में आप सुनते होंगे कि यजीद ने बोला इमाम हुसैन को कि आप यजीद के हाथ पे बैत कर लो, आपको जो चाहिए मिल जाएगा, लेकिन हुजूर ने इमाम हुसैन ने सर कटा दिया, यजीद के हाथ पे बैत नहीं। बैत का मतलब यही है कि उनके हक में वोट दे दो, उनको हाकिम तस्लीम कर दो। तो जिसको सब तस्लीम कर लेंगे वो हुक्मरान रहेगा। और यजीद को तलवार के जोर पर, फौज के जोर पर, पैसों के जोर पर सबने यजीद को अमीर तस्लीम कर लिया, मगर इमाम हुसैन ने जब उनसे इनकार किया बैत से, तब अफरा तफरी मच गई कि अब उसकी भारत, अब उसकी खिलाफत कायम नहीं रह सकती। तो ये जो वोट हमारे पर कहां पर कौन हुकूमत करेगा, ये तय करने का इख्तियार हमको अगर कहीं मिला तो ये इस्लाम में मिला, और उसी को दुनिया ने जमहूरियत, डेमोक्रेसी के नाम से दुनिया ने कबूल किया। तो ये जो वोट है ना, ये एक शहादत है, जिसके लिए इमाम हुसैन ने गर्दन कटा दी, गलत आदमी को शहादत नहीं दी। तुम 500 रुपए के लिए तुम गलत आदमी को वोट दे रहे हो, तो तुम्हारा ईमान कहाँ जा रहा है? तुमको इससे जो अंजाम हमारी नस्लों को भुगतना पड़ा, आज जो तकलीफें है हमको, रास्तों में ठोकरें लग रही है, भी मैं मतलब ये कि मानव समाचार के ऑफिस तक आने तक मैंने यहाँ देखा, अली अकबर हॉस्पिटल से यहाँ तक कि ये रोड है, एक रोड है, ज्यादा से ज्यादा 300-400 मीटर का रोड होगा। ये रोड 4 हिस्सों में बटा, 4 तस्वीरें नजर आई मुझे। जहाँ शुरुआत हुई है वहाँ पत्थर, बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थर, बारिश में वहाँ की मट्टी में कीचड़ होता होगा, क्या हाल होता होगा मालूम नहीं। अभी अगर वहाँ पैदल जाएंगे, ठोकर लगी, गिर जाएंगे, सर फूट जाएगा। गाड़ी पर जा रहे हैं तो गाड़ी के टायर खराब हो रहे, कोई साइकिल वाला बेचारा जाता होगा तो उसका साइकिल का तो टायर फूट जाता होगा। वहाँ थोड़ा आगे बढ़ा तो हॉट मिक्स रोड, और आगे बढ़ा तो वो अभी जो नया निकला है मेटल कंक्रीट रोड, और आगे बढ़ा तो पुराना सीमेंट कंक्रीट का रोड। तो इतने से हिस्से में एक तरतीब नहीं है, तो ये अमानतदारी नहीं है। इन्होंने ये सब करके रखा है। इनको हम लोग अगर वोट देते हैं, इन्होंने जो बेईमानी की, जो बदमाशी की, ये लोगों ने अब ये पैसे खा गए, यही पैसे ला करके हमको बांट रहे। एक तो उन्होंने गलत काम किया, हम उनसे पैसे लेकर उनकी हिमायत कर रहे,
तो ये जो आज ठोकरें हम खा रहे हैं, ठोकर हम हमारे अमाल से खा रहे हैं, क्योंकि ये पैसा कहाँ से लाएंगे, हम जो पैसा दे रहे हैं उसको कहाँ से लाएंगे। तो यही करेंगे जो हमका, तो आज ठोकर खा रहे हैं तो उनकी लीडरों की गलती जहाँ पर है, हमारे वोटरों की भी गलती है कि हमने अगर उनसे पैसा नहीं लिया होता तो उनको चोरी नहीं करना पड़ती, वो चोरी नहीं करते तो ये रोड रास्ते की ये हालत नहीं होती। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम वोट को एक साधन समझें। हम लोग साल के 365 दिन, 5 साल के 1500 दिन हम लोग अपनी कमाई खाते हैं, अल्लाह हमको रिस्क देता है। अगर इलेक्शन के वक्त लीडरों का ये 500-1000 रुपया हम ना ले और उनके हम उनको बोलें कि भाई ईमानदारी से काम कर, तो हो सकता है कि ऐसे लीडर पैदा हों जो ऐसे काम करें कि गैर मुस्लिम देखें कि यार उनके इलाकों में किसी मुसलमान को खड़ा करो, मुसलमान ऐसा होता है, सच्चा होता है, अच्छा काम करता है। हो सकता है कि मैंने बोला ना कि 3% में हम लोगों को पूरे मुल्क ने कबूल किया, हमारे पास 700 साल हुक्मरानी थी, आज हम 13% है, हमारे हल्कों में ही हम चुन के नहीं आ पाते। तो इसमें जहां पर लीडरों की गलती है, हमारी भी गलती है। आखिरी रात को पैसे बढ़ेंगे नहीं, पैसे तो बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लोग ले रहे हैं। तो ये सब बंद होना चाहिए। हमको हमारे आने वाली नस्लों के बारे में सोचना चाहिए। भैया ये इलेक्शन 4 दिन का है, 4 दिन ये पैसे देंगे, बाद में 5 साल तुम्हारा खून चूसेंगे, तुम्हारी नस्लों को बर्बादी के दाने पर लाके खड़ा कर दिया है। आने वाली नस्लों को बचाना है तो हमको सच्चाई अच्छाई के साथ वोट देना है। मैंने बताया कि चारों उम्मीदवार जो भी खड़े हैं, इनमें से अगर मैं देखूं कि यार किसी को ने कारपोरेशन में वोट दिया, लोगों ने एक उम्मीद के साथ भेजा, उन्होंने कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं की, या कहाँ तक की उन्होंने बताना चाहिए। जिनको असेंबली का वोट देकर भेजा उन्होंने क्या क्यों बताना चाहिए। अगर ये लोग कुछ नहीं बता पा रहे हैं और उसके बाद ये हम लोगों को उनके मुद्दों में उलझा दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि कहीं खोट है। सच्चाई होती तो बताते, मैनिफेस्टो ये तैयार करके लेके आ जाते, अच्छे खूबसूरत जुमलों के साथ हम उनमें धोखे में आ जाते, और उनको पूरा करना नहीं है। जैसा कि मोदी ने इससे पहले बोला था 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे, लोगों ने वोट नहीं दिया। अगर पैसा है तो वो बोलेंगे चुनावी जुमला है। तो ये जो मैनिफेस्टो भी है ना चुनावी, उनको मालूम है मैनिफेस्टो आज लिख के देंगे अपन, 5 साल उस मैनिफेस्टो पे काम होता नहीं है। तो ये सब अब इनको जी अपने मुद्दे सुना दिए, हमको अपना मुद्दा सुनाना चाहिए कि भाई हमारे ये मसाइल हैं, हमारे सेहत के मसाइल, हमारे तालीम के मसाइल, हमारे रोजगार के मसाइल पर बात करो, कि इनसे मुतालबा करना चाहिए। अब आज की हालात में तो मुझे दिख रहा है कि सब तो ऐसे ही है भैया। तब इसमें से जो सब बुरों में से कम बुरा कौन है? और कौन का सब ने नुकसान किया है, और कम नुकसान किसने किया, ये किससे कम नुकसान की उम्मीद है, ऐसे आदमी को चुन के दे दो। और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला आने वाले वक्तों में हमारे लिए अच्छे रहनुमा, अच्छे रहबर अल्लाह ताला हमारे दरमियान देवे, और हमारी आने वाली नस्लों के लिए अल्लाह मुस्तकिल महफूज फरमावे। इतना ही मैं बोल सकता हूँ। शुक्रिया। ये थे जावेद अनवर साहब। मैं अमजद खान, कैमरामैन शहबाज खान के साथ मानव समाचार से आपके साथ हमने संभली इलेक्शन 2024 के ऊपर स्पेशल इंटरव्यू किया। यहाँ हम एक बात वाजे करना चाहेंगे कि मानव समाचार और मानव समाचार की टीम किसी भी पार्टी की हिमायत नहीं करता है अपने चैनल से। आप अपने उम्मीदवार को वोट दें। आने वाली 20 नवंबर को हर एक नागरिक जिनकी वोट आती है वो वोट दे, ज्यादा से ज्यादा वोट करे, क्योंकि ये जमहूरी हक है हमारा। शुक्रिया।